गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर जो ज्योग्राफी का 4 चैप्टर है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ओके, ये देखिए जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने काफी चीजें डिस्कशन की थी, काफी बढ़िया चीजें डिस्कशन की थी। एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह क्या होती है, क्या नहीं होती है, उन सब के बारे में काफी हमने बातें की थी। ओके, एक बात। दूसरी बात, हमने उनकी कंडीशंस के साथ साथ में यह भी देखा था कि इंडिया में क्रॉप्स जो उगाई जाती है उसके पीछे रीजन और लॉजिक क्या है, ठीक है। क्या मानसून से ही सारा काम हो जाता है या कुछ और भी उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ओके, इंडिया बेसिकली 2 एरिया में पड़ता है। कुछ एरिया हमारा ट्रॉपिकल एरिया साउथ की साइड और कुछ एरिया हमारा टेम्परेट एरिया नॉर्थ की साइड है। यानी कि जैसे मैं कहूं कि नॉर्दर्न प्लेन एरिया, तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया राजस्थान से शुरू करें हम लोग, राजस्थान से शुरू करते हैं हरियाणा पंजाब, यहां तक हम जाएं। हरियाणा पंजाब के बाद गुजरात का एरिया, यहां तक जहां तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बीचों बीच इंडिया को क्रॉस करती है, उससे ऊपर ऊपर सारा टेम्परेट जोन होता है। बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा आसाम, ये सब टेम्परेट जोन में आता है। तो यहां पर उसी टाइप की क्रॉप यहां होती है। ओके, कम ज्यादा वो उनकी सोइल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कम या ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या नहीं करेगा वो उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। वहां जो फार्मर्स, मैंने कहा भी था कि एग्रीकल्चर एक आर्ट भी है, तो हो सकता है वहां के लोग पहले से एग्रीकल्चर करते आए हो तो उनको पता है कि एग्रीकल्चर का काम कैसे किया जाता है। आर्ट होती है, नया आदमी नहीं कर सकता, नया आदमी तो थक जाएगा। कोई भी नया आदमी जोश में आ गया शहर से, ले मैं करके दिखाता हूं एग्रीकल्चर, कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा। तो वो जोश दिखाने वाली बात नहीं है, ये है आर्ट एक तरह से। ये साइंस भी है, मैंने बताया था आपको कि साइंस भी है। थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। तो जो आर्ट यानी जो किसानों के अंदर होती है, उसी आर्ट को थोड़ा सा निखार दिया जाता है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको परफेक्ट बना लिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 लास्ट टॉपिक आज के, और वो पहला टॉपिक कि इंडिया की एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर 55% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अर्निंग सिर्फ 18%। इससे बढ़िया तो ट्रेशरी और सेकेंडरी सेक्टर है। ट्रेशरी सेक्टर में टोटल पब्लिक जो इन्वॉल्व है सिर्फ 25% पब्लिक, और अर्निंग कितनी 60%। वाह, बहुत बढ़िया। अर्निंग 60% और पॉपुलेशन इन्वॉल्व 25%। और यहां एग्रीकल्चर में कितना 55% पब्लिक इन्वॉल्व है और अर्निंग आधी भी नहीं है। अरे आधी तो छोड़ो, 1/4 है, 1/4 के लगभग पड़ी हुई है, यानी कि 18% ओनली। ये बड़ी समस्याएं हैं। क्या इन समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं चाहोगे? चाहिए तो सही, इतनी सारी पब्लिक फालतू में काम में लगी हुई है यार, कुछ ऐसा करके दिखाओ ना कि वो पब्लिक थोड़ा पैसा कमा के दिखाए हमें। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ रिफॉर्म्स के बारे में। जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो बड़े बड़े जमींदारों के पास बड़ी बड़ी लैंड्स थी। इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हमने बड़े बड़े प्रॉमिस किए आजादी से पहले, हमने प्रॉमिस किया कि भाई एक बार भारत आजाद हो गया, तुम भारत माता की जय के नारे लगाओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मिल गई, लाओ दो अब हमें आजादी मिल गई, अब हमें हमारी जमीन दो, अब हमें काम करने का मौका दो, हमें अपॉर्चुनिटीज दो, हमें जॉब दो, हम काम करके दिखाएंगे, आजादी मिल गई। तो फ्रीडम के बाद में बड़े बड़े सपने थे लोगों के, फ्रीडम से पहले भी सपने थे। उन सपनों को देखकर तो उन्होंने फ्रीडम में पार्ट लिया। तो लैंड्स बड़े बड़े जमींदारों के पास हुआ करती थी। ओके, ठीक है। तो एक जगह की बात बता रहा हूं आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ड्यूटी मिली थी कि वो जो बड़े बड़े जमींदारों के लैंड्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा उनको इंडियन गवर्नमेंट में मिक्स किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट में उनको मिक्स कर दिया जाए। बहुत बड़ी देसी रियासतें थी, उनको इकट्ठा कर दिया जाए। और जो लैंडलेस फार्मर हैं, पीजेंट्स हैं, मजदूर हैं,
उनको जमीनें दी जाएं, कुछ रिफॉर्म किए जाएं। तो इसी रिफॉर्म को लेकर एक ब्लड लेस रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, एक ब्लड लेस रेवोल्यूशन हुआ। अब वो क्या था वो देखो एक बार, कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म किए कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए जा रहे थे, तो उसके लिए यहां पर एक हुआ, देखो एक यहां पर आया ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ब्लड लेस रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में इंडिया में, ठीक है। ये देखिए एक रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, ब्लड लेस रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, ए ब्लड लेस रेवोल्यूशन इन इंडिया, ओके। अब हुआ क्या कि ठीक है, हमारे यहां पर जो है ग्राम स्वराज मूवमेंट बहुत पहले से चली आ रही है। उस टाइम में 1947 के बाद, आफ्टर 1947 मतलब कि इंडिपेंडेंट के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद एक मूवमेंट चली हुई थी जिसको हम कहते हैं ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज की मूवमेंट चल रही थी, ठीक है। ए मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज, ये मूवमेंट चली हुई थी। इस मूवमेंट की अगुवाई, इस मूवमेंट की जो लीडरशिप जो कर रहे थे वो बहुत ही फेमस लीडर थे विनोबा भावे, ठीक है। इस मूवमेंट का फेमस लीडर, इस मूवमेंट का जो फेमस लीडर था, फेमस, ठीक है, फेमस लीडर जो था वो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे, ओके। तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने ये ग्राम स्वराज की मूवमेंट शुरू की हुई थी। गांव गांव जाते, लोगों को अवेयर करते, लोगों को अच्छी एग्रीकल्चर करने के लिए मोटिवेट करते, उनको बताते कि भाई इंडिया आजाद हो गया तो तुम्हें किसानों का ये जो दायित्व बनता है कि भाई वो इंडिया के लिए बढ़िया सा काम करके दिखाए। जैसे अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वो क्या बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, तो भाई तुम भी कमा के दिखाओ। तो वो एक मूवमेंट चलाया हुआ था उन्होंने, ग्राम स्वराज मूवमेंट। और कहते हैं कि ये विनोबा भावे जो थे ये गांधी जी के स्पिरिचुअल एयर थे, स्पिरिचुअल एयर, ठीक है, स्पिरिचुअल एयर मतलब कि उनके जो है भावी, ठीक है, ऑफ महात्मा गांधी आइडियाज, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के आइडियाज को फॉलो करने वाले सबसे बड़े भक्त माने जाएंगे। ये मान लो, महात्मा गांधी को आइडिया फॉलो करने वाले सबसे बड़े भक्त माने जाएंगे ये, ओके। ये देखिए, ओके, तो महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले बहुत बड़े भक्त माने जाएंगे। तो इन्होंने ये मूवमेंट शुरू की हुई थी, ग्राम स्वराज मूवमेंट बाई विनोबा भावे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये मूवमेंट इन्होंने शुरू की तो सारे गांव में, अलग अलग गांव में जाकर ये लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। तो आखिरी में पहुंचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वैसे भी बड़ा फेमस एरिया है। आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले आपको बता दूं मैं, लगभग 15 दिसंबर को एक बहुत ही बड़े जो वहां पर एक लीडर हुए जिन्होंने आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कराया। 15 दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश का एक फेमस लीडर था जिसका नाम था पोटी रामालू, पोटी श्री रामालू। पोटी श्री रामालू वो आदमी था जिसने, पोटी श्री रामालू वो आदमी था जिसने आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कराया था। इंडियन गवर्नमेंट कोई भी स्टेट लैंग्वेज बेस पे बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि 1947 से लेकर 52 के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी कोशिशों के बाद सारा देश एक हो पाया था। और आंध्र प्रदेश का जो पोटी श्री रामालू था वो आंध्र प्रदेश को बनवाना चाहता था कि आंध्र प्रदेश बने, लैंग्वेज बेस पे बने। वो बात पुरानी है, मतलब कि उन्होंने स्ट्राइक की, धरने दिए और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हंगर स्ट्राइक पे था वो, 58 डेज की स्ट्राइक के बाद उसकी डेथ हो गई और फिर आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन 1953 में हो गया था 1 अक्टूबर को।
मैं इस बात को दोबारा बताता हूं। मैंने क्या बताया, विनोबा भावे जी आंध्र प्रदेश चले गए। कहां चले गए? विजिट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चले गए। और गांव कौन सा? पोचमपल्ली। ये देखो गांव कौन सा? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली विलेज में ये चले गए। अब देखो, तो ये जिस जगह की विजिट करने के लिए गए थे उसकी एक कहानी थी। कहानी मैंने अभी बताई कि यहां पर एक श्री रामालू जी हुए हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कराया था, लंबी भूख हड़ताल की थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद नेहरू गवर्नमेंट को 1 अक्टूबर को 1953 में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था। यह बना कब था? 1 अक्टूबर 1953 में बना था। ओके, तो ये आंध्र प्रदेश की कहानी है, आंध्र प्रदेश बनने की कहानी है। लेकिन मेरी कहानी तो यहां शुरू होती है दोबारा। विनोबा भावे, ब्लडलेस रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए था। ग्राम स्वराज मूवमेंट विनोबा भावे ने शुरू की हुई थी। विनोबा भावे ने शुरू की हुई थी। और ये विनोबा भावे गांवों के अंदर विजिट करते हुए समझाते समझाते लोगों को आखिरी में आंध्र प्रदेश पहुंच गए और वहां पोचमपल्ली विलेज में भाषण देने लगे। अब भाषण में वो किसानों को कह रहे हैं, यार मेहनत करो तुम लोग, किसान जो है वो जो है भावी कर्णधार हैं देश के, और ये हैं वो हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। भाषण बहुत बढ़िया था। विनोबा भावे जी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, किसानों को मोटिवेट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। विनोबा भावे क्या कर रहे थे? ठीक है, ठीक है। स्पीच, ठीक है, फॉर मोटिवेशन फॉर फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के मोटिवेशन के लिए उन्होंने वहां वो स्पीच दी। स्पीच बहुत बढ़िया थी, किसानों ने ध्यान से सुना। फिर उसी भीड़ में से कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा, यार विनोबा भावे जी बहुत बढ़िया, आपने भाषण बहुत दिया और बहुत बढ़िया भाषण था आपका, हमने आपकी सारी बातें मान ली कि भाई आप ये कह रहे हो कि भाई मन से, लगन से, टेक्निकल पॉइंट से, मशीनों का यूज करते हुए, अच्छे बीजों का यूज करते हुए खेती करो, एग्रीकल्चर करो और बढ़िया रिजल्ट आएंगे। लेकिन यार एक बात बताओ, ये बड़े बड़े जमींदार इतनी बड़ी बड़ी जमीन लेके बैठे हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमें जमीन क्यों नहीं देती? हम लैंडलेस फार्मर हैं, जमीन नहीं है हमारे पास। और तुम्हें पता नहीं है दूसरों की जमीन पे काम करना कितना मुश्किल होता है, कितना टॉर्चर करते हैं ये लोग, बड़े बड़े जमींदार कितना टॉर्चर करते हैं, वेजेस भी पूरे नहीं मिलते। आप तो मेहनत करने की बात कर रहे हो, और क्यों करें मेहनत? दूसरों के खेतों में मेहनत करने का क्या फायदा? क्या फायदा वहां पे काम करने का? हमें तो उतने ही रुपए मिलने हैं और प्रॉफिट कमाएगा जमींदार। सोचो विनोबा भावे जी, ये बात सोचो कि प्रॉफिट कमाएगा जमींदार, हमें क्या प्रॉफिट हुआ? अब मैं ज्यादा मेहनत करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, हमें तो उतने वेजेस मिलना और उतना देखते भी नहीं है पूरा, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन, हमारा शोषण बहुत भयंकर लेवल पे होता है। तो क्यों मेहनत करें भाई? हमें हमारी जमीन मिलेगी, हम अपनी जमीन में मेहनत करेंगे और प्रोडक्शन करके दिखाएंगे। अड़ गए भाई। अगर इंडियन गवर्नमेंट सच में ही किसानों का भला करना चाहती है ना, तो हमें जमीनें दो फिर हमें जमीनें। अब भाई विनोबा भावे जी सन, अब क्या जवाब दे? उनकी वहां कोई जमीनें थोड़ी ना कि लोग वहीं की वहीं चेक काट के दे दिया या फिर नाम करा दी, रजिस्ट्री नाम करा दी, वो सन हो गए। यार क्या जवाब दें? उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट में नेहरू जी के सामने प्रस्ताव रखेंगे ये वो, और तुम्हारी बात रखी जाएगी। भाई लैंडलेस फार्मर है तो उनकी भाई जो उनको जमीनें दिलवाई जाए, जो बड़े बड़े जमींदार हैं जो भी वे, मतलब किया जाए, थोड़ा सा हेल्प करने को हम तैयार हैं। इंडियन गवर्नमेंट के आपके सामने आपकी जो बात है हम रख देंगे, आपकी अपील जो है हमने एक्सेप्ट की और इंडियन गवर्नमेंट के सामने रख देंगे। उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया। विनोबा भावे ने लैंडलेस, ठीक है, लैंडलेस फार्मर से, ठीक है, लैंडलेस जो फार्मर थे उनसे क्या किया? प्रॉमिस। इनका प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया।
इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। अब प्रॉमिस कर दिया, पता नहीं प्रॉमिस पूरा होगा कि नहीं होगा, नेहरू गवर्नमेंट इसको जो लागू कराएगी या नहीं कराएगी ये भी नहीं पता। लेकिन वहीं सरप्राइज, एक और बड़ा सरप्राइज था वहीं पर ही। एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम का एक बड़ा जमींदार सामने आया उस पंचायत में, उस मीटिंग में, उस विनोबा भावे के उस जो चल रहा था वो भाषण वगैरह उनके बीच में। एक बड़ा जमींदार, गांव का, पोचमपल्ली विलेज का गांव का जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी वो सामने आया। ठीक है, ये देखिए उसका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, देखिए वहीं पर, ठीक है, विलेज जमींदार, ओके, जिसका नाम था श्री राम चंद्र रेड्डी। श्री रामचंद्र रेड्डी ने, ठीक है, अपनी जमीन में से, श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी जमीन में से 80 एकड़ लैंड वहीं की वहीं डोनेट कर दी 80 लैंडलेस फार्मर को। जब ये बात उठी ना कि भाई हमारे पास जमीनें नहीं है, तो इन्होंने दानवीरता का एग्जाम्पल देते हुए, अपनी देशभक्ति का नमूना देते हुए 80 एकड़ लैंड, ठीक है, डोनेट कर दी, ठीक है, डोनेट कर दी 80 लैंडलेस फार्मर्स में। ये लो भाई 80 एकड़ लैंड 80 फार्मर्स में वहीं की वहीं डोनेट कर दी गई। ठीक है ना, डोनेट कर दी गई और फिर गांव के लोग खुश हो गए, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो जब उस गांव में एक में ये कहानी शुरू हुई, यानी कि क्या शुरू कर दिया उन्होंने, भूदान। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भूदान ग्रामदान। और यहीं से शुरू हो गया, जब डोनेशन हुआ तो यहीं से भूदान, ठीक है, ग्रामदान मूवमेंट यहीं से शुरू हो गई। भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो कि बहुत फेमस रही। आगे आने वाले 20-25 साल तक लगातार अलग अलग एरिया से बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी बड़ी बड़ी लैंडलेस जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर होते थे, उनमें डोनेट करना शुरू कर दिया। और शुरू हो गई एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, और किसानों को जमीनें मिलने लगी। गवर्नमेंट भी सामने आई कि यार बात तो सही थी, पोचमपल्ली विलेज के लोगों ने सही कहा कि जब तक खुद की जमीन ही नहीं होगी तो क्या ही हम इस पे एग्रीकल्चर करेंगे, क्या ही फायदा एग्रीकल्चर करने का, कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद में लगातार ये चलता रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, इसके ग्लोबल इंपैक्ट हुए, इस मूवमेंट के ग्लोबल इंपैक्ट हुए। ये देखिए इसके क्या हुए, ग्लोबल इंपैक्ट, इसके बड़े लेवल पे ग्लोबल इंपैक्ट हुए और आसपास के बहुत सारे एरिया में इस तरह का प्रोसेस होने लगा। ठीक है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट चलने लगी, हर एक जगह में चलने लगी, पूरे इंडिया भर में इसके बड़े इंपैक्ट पड़े, यानी कि पूरे अलग अलग एरिया में भी काफी इसका असर रहा, बहुत बढ़िया लेवल रहा। ओके, और फिर ठीक है, और फिर इसका जो है ये मानो कि पूरे भारत भर में ये ग्राम स्वराज शुरू हो गया और जो फार्मर्स को काफी मदद दी गई और गवर्नमेंट भी अवेयर हो गई। किसानों की जो है प्रोडक्शन करने के लिए भी, किसानों को जो रुपए पैसे की मदद करने के लिए भी और दूसरे सिस्टम बनाने के लिए भी वो तैयार हो गई। ठीक है, तो ये एक कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भूदान ग्रामदान क्या है, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। तो देखिए, भूदान ग्रामदान एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था जो आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर को लेकर हुआ। ओके, और ये मूवमेंट इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुई। मूवमेंट शुरू करने के लिए ग्राम स्वराज मूवमेंट थी जिसमें भूदान ग्रामदान इंक्लूड कर दिया गया था बाद में। ओके, और इसका फेमस लीडर जो था, जो गांधी जी का जबरदस्त फॉलोवर था, विनोबा भावे, उन्होंने शुरू किया। महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल एयर, मतलब कि ये कहें कि भाई अहिंसा के आइडियाज पर पूरी तरह से फोकस करने वाला और महात्मा गांधी की सारी बातें मानने वाला उनका स्पिरिचुअल एयर विनोबा भावे।
और जब वो पहुंचे, उनकी विजिट जब पोचमपल्ली विलेज में हुई आंध्र प्रदेश में, जो कि पहले ही बन चुका था। आपको बताइए 1 अक्टूबर 1953 में पोटी श्री रामालू की वजह से बना था ये, और जिसकी डेथ भी हो गई थी, उसकी डेथ के बाद बना। उसकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर को 1952 में, और ये बना लगभग 10 महीने के बाद आंध्र प्रदेश। तो उस गांव में विनोबा भावे जी पहुंचे पोचमपल्ली में, और वहां पर जब लैंडलेस फार्मर सारे लोगों को भाषण दिया, तो कुछ वहां लैंडलेस जो पीजेंट्स थे वो खड़े हुए और उनको क्वेश्चन मार्क किया कि भाई बिना जमीन के हम कैसे एग्रीकल्चर करें, कैसे सब कुछ, ये उन्होंने बात कही। तो आखिरी में उन्होंने प्रॉमिस किया, विनोबा भावे ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि भाई गवर्नमेंट से बात करूंगा इस बारे में। लेकिन आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो भी है पॉलिसी बनाएगी धीरे धीरे बनाएगी, लेकिन पॉलिसी कब पॉलिसी बनेगी, कब फायदा मिलेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन उसी टाइम में वहां पर श्री रामचंद्र रेड्डी, एक बहुत ही बड़ा उस गांव का जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी, वो यहां आता है भीड़ में और खड़े होकर वहीं पर अपनी जमीन में से 80 एकड़ लैंड वहीं की वहीं 80 लैंडलेस फार्मर्स को 80 एकड़ लैंड 80 लैंडलेस फार्मर को डोनेट कर देता है। और फिर उस गांव में और आसपास के आंध्र प्रदेश में सारे एरिया में साउथ में बड़े लेवल पे शुरू हो गया भूदान ग्रामदान मूवमेंट। सिंपल है, बहुत सिंपल है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट ये शुरू हो गई और इसके ग्लोबल इंपैक्ट पड़े, न केवल इंडिया पे भी, आसपास के देशों में भी, बांग्लादेश में, इधर पाकिस्तान में, इधर आसपास के एशिया की सारे कंट्री में लगभग असर पड़ा। मैं कहता हूं आपको कि सारे कंट्री में असर पड़ा। जैसे कि मैं इंडिया के आसपास की बात करूं, मान लो मैं इंडिया हूं, ये कश्मीर, वो मेरे पैर तमिलनाडु है, और ये गुजरात है, और ये 7 सिस्टर्स हैं, ये गुजरात हो गया, ऐसे ऐसा ही है गुजरात, और ये 7 सिस्टर मान लीजिए। तो भारत में न केवल भारत में ही हुआ बल्कि सब जगह पर हुआ। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, तुर्किस्तान, कतार, कुवैत, आर्मेनिया, अजरबैजान, सारे कंट्री। इस साइड वाले पाकिस्तान वाले दोबारा देखो कहां कहां पर हुआ ग्लोबल इंपैक्ट। देखो इस साइड में जो है पाकिस्तान साइड में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, तुर्किस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की, कतार, कुवैत, ये सारे इधर के हैं। इधर की बात करें तो इधर की बात करें, इस वाली साइड, नेपाल वाली साइड, ये नेपाल है, ये नेपाल, यहां पे नेपाल, नेपाल के बाद नेपाल, भूटान, नेपाल भूटान के बाद में फिर म्यांमार, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, न्यू गिनी, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, और जावा, सुमात्रा, साथ में जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्री हो गए। और साथ में फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ में पड़े हुए इधर। चलो थोड़ा ऊपर की तरफ निकलो, ये लोग ऊपर जम्मू कश्मीर से ऊपर से इधर जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर से ऊपर वाला एरिया भी काफी फेमस है। जैसे मैं चाइना की बात करता हूं, चाइना, तिब्बत पहले शुरू होगा, चाइना बाद में शुरू होगा, तिब्बत के बाद में फिर मंगोलिया, चंगेज खान, चंगेजी सबसे खतरनाक रूलर था मंगोलिया का, फिर रशिया, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, रशिया, और रशिया के बाद इधर वाले साइड की कंट्री उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्क और अफगानिस्तान। दोबारा देखो, मंगोलिया के साइड वाले कंट्री है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। तजाकिस्तान भी है, सारे कंट्री वहीं आसपास है, सारे ये फ्लावर कंट्री बोलते हैं इनको, तो वो नजदीक है। और साउथ की तरफ जाओगे तमिलनाडु की साइड तो श्रीलंका, मालदीव, और फिर बाद में शुरू हो जाएगा वो छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह हैं अफ्रीका की तरफ। तो सारे ग्लोबल इंपैक्ट न केवल एशिया में, इंडिया में ही हुआ, बल्कि सारे एशिया के आसपास सभी कंट्रीज में हुआ और बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। ये इस मूवमेंट का इंडिया ना केवल पूरे सारे संसार में असर पड़ा। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई, बहुत आसान था ये। और अब देखते हैं, जगा दिया था, इंडियन गवर्नमेंट को जगा दिया गया था, सोया हुआ शेर जाग गया था। तो कुछ तो किया होगा भाई, जब जगाया गया है तो कुछ तो किया होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ तो किया होगा इंडिया के किसानों की हालत सुधारने के लिए, तो वही करने हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड एग्रीकल्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड
ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन इंडिया, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलो देखो भैया, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन इंडिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या यहां पर किसानों के लिए सुविधाएं दी, किस तरह से रिफॉर्मेशन हुआ। ओके, तो देखिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, ये देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर में किस तरह के टेक्नोलॉजिकल और रिफॉर्म किए गए, उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए भाई, इन इंडिया, भारत में, ठीक है, इन इंडिया में किस तरह के टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए थे, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ये देखिए इंडिया में किस तरह के किए गए थे। ओके, तो पहला क्या था, सबसे पहले पॉइंट 1, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट 1 आता है हमारा पॉइंट्स, ठीक है। ओके, कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कशन किए जा रहे हैं। पॉइंट 1 है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। ओके, अब लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, इसमें चकबंदी, एक तो चकबंदी की गई, ठीक है, मतलब कि जो है एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड साइज एंड शेप रिफॉर्म। ये देखो इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल फील्ड साइज एंड शेप रिफॉर्म, ये एक पॉइंट है हमारे पास कि एग्रीकल्चर में लोगों, किसानों के पास क्या टेढ़े मेढ़े खेत वगैरह होते थे, ऐसे मतलब कि सीधे चौकोर, यानी कि ऐसे नहीं होते थे भाई, ऐसा साइज कोई स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होता था, और एग्रीकल्चर फील्ड के साइज भी छोटे होते थे। आजादी के समय ये देखा गया, आजादी के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि भाई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। अब किसी राम प्रकाश का या हजारी लाल का या गुलजारी लाल का या मनसुख लाल का, तनसुख लाल का, किसी का भी एग्रीकल्चर फील्ड मान लीजिए आप, ठीक है, ओके, हरदयाल का मान लीजिए, राम प्रकाश का मान लीजिए, किसी का भी खेत मान लीजिए, तो ज्यादा टेढ़े मेढ़े खेत होते थे, तो जैसे मान लीजिए गांव का एरिया है, ये गांव का एरिया, तो किसी का यहां पर हो गया, किसी का यहां पर हो गया, किसी का वो हो गया, किसी का यहां पर हो गया, किसी का यहां हो गया, किसी का यहां हो गया, ठीक है, किसी का यही हो गया, ऐसे ये इस टाइप के साइज थे यार। अब ये एक बात बताओ, ये इसमें कैसे पॉसिबल है, मशीनों का यूज कैसे करेंगे इसमें कैसे ट्रैक्टर चलाओगे, किस तरह से इसको करोगे, शेप ही ढंग की नहीं है। तो इंडिया के अंदर चकबंदी शुरू की गई, क्या शुरू की गई, चकबंदी शुरू की गई। इस चकबंदी की वजह से बहुत फायदा हुआ, चकबंदी की वजह से खेतों के साइजों में सुधार हुआ, स्क्वायर शेप के और रेक्टेंगुलर शेप के खेत बनाए गए, एग्रीकल्चर फील्ड बनाए गए, ताकि मशीनों का ठीक से यूज हो सके और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। तो ये एक लैंड रिफॉर्म बहुत बढ़िया था। इसमें सॉइल क्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया, न केवल चकबंदी था बल्कि सॉइल क्वालिटी को देखकर चेक करके, ठीक है, और उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर डालकर उसको, फर्टिलाइजर्स का यूज करके, पेस्टिसाइड का यूज करके, ठीक है, उसको ठीक किया जाना था। मान लो कोई फसल खराब हो जाती है, कीड़े खा जाते हैं, तो वो डालकर यूज करके उसका सुधार किया जाना था। तो ये चीजें हुई, और साथ में मैंने अभी बताया कि भाई जिन फार्मर्स के पास लैंड्स नहीं थी उनको फिर वो प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, भाई इनको दिलाओ तभी ये मेहनत करेंगे। साइज एंड शेप में सुधार किया गया। ऐसे जो गांव के मान लो 5 आदमी है और उनकी टेढ़ी मेढ़ी जमीनें इधर उधर है, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करा के भाई उसको ये दे दिया, जैसे मान लो ए की यहां पर है और भाई ए की एक यहां पर भी है, ठीक है, बी की ये है और जो बी की यहां पर भी है, तो क्या करते हैं फिर बी और ए की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके
जो बी को ए में डाल दिया जाता है तो बी का क्या है, पोर्शन बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मान लो बी की भी लैंड है, तो क्या करते हैं कि ए को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ए को नीचे ले आते हैं और बी का चक पूरा कर देते हैं। देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर ए को उठा के यहां ले आए हम, है ना, ए को उठा के यहां ले आए, ठीक है, ओके, और बी को उठाकर यहां दे दे तो काम बन जाएगा। जैसे कि साइज का अंतर है थोड़ा बहुत, वो देख लेते हैं, पैसे वैसे में हिसाब किताब हो जाता है, कम से कम शेप तो ठीक होगी। अब जैसे कि देखोगे ए उठाकर यहां डाल दिया गया, मान लो ए उठाकर यहां डाल दिया गया और बी उठाकर यहां डाल दिया गया, तो आप देखोगे साइज ठीक हो जाएगा। ये देखिए अब ये बी का साइज काफी स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा, और फिर बाद में और ए का भी साइज ठीक हो जाएगा, बाद में फिर और ठीक किया जाएगा। ये देखो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि भाई खेतों के साइज ठीक करने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के साइज ठीक करने के लिए इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए चकबंदी की गई। जो फार्मर्स अलग अलग लैंड्स पे कैप्चर किया हुआ तो उनको फिर वो स्टैंडर्ड साइज दिया गया, तो इस तरह से रिफॉर्म हुए। ओके, उसके बाद दूसरा जो रिफॉर्म था, सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म चकबंदी के बाद में, वो दूसरा था 1960 और 70 में, 1960 और 70 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन का लाया जाना। ग्रीन रेवोल्यूशन ये बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस थी, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्रेस, ठीक है, ये प्रोग्रेस की गई और इस प्रोग्रेस ठीक है, ये प्रोग्रेस की गई। इस प्रोग्रेस में HYV सीड्स यूज किए गए, ठीक है, ओके, इसके अलावा फर्टिलाइजर यूज किए गए, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, मशीन्स यूज की गई, मशीनरी यूज की गई, ओके, मशीनरी यूज की गई, और जो है इसके अलावा मैं ये कहूं कि मशीनरी यूज की, पेस्टिसाइड यूज किए गए, इसमें पेस्टिसाइड भी यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, ओके, और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी दी गई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी गई, ठीक है, ओके, और मार्केट्स, ठीक है, मार्केट्स प्रोवाइड किए गए, मार्केट्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, ओके, जिसकी वजह से बहुत सारा फायदा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो, जिसको हम ये कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा एक ये कहें कि भाई जिन्होंने बड़े लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन करके दिखाई, वो एक बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम था MS स्वामीनाथन। कहते हैं कि बड़े फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो कौन है? ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका नाम था MS स्वामीनाथन, ठीक है, उन्होंने ये करके दिखाया, बड़ा फेमस साइंटिस्ट था ये, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे आइडियाज देकर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया। और आप देखोगे इंडिया जहां पर पहले दूसरे जो देशों से खरीदता था फूड ग्रेन, अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ उन्हें कुछ सेल भी करना शुरू किया, उसने कुछ सेल करना भी शुरू किया, ओके, सेल करना शुरू किया, और काफी फायदा भी होने लगा इंडिया को, ओके, काफी फायदा होने लगा, और धीरे धीरे इंडिया जो है इस मामले में ठीक होने लगा, ओके। उसके बाद देखिए नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दी गई, स्कीम्स फॉर फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दी गई, साथ में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ठीक है, इसके अलावा PAIS क्रॉप इंश्योरेंस था, और इसके अलावा PAIS, ठीक है, PAIS पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, स्कीम, ठीक है, फॉर फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के लिए ये बनाई गई, ओके। तो इस तरह से बड़े लेवल पे बहुत सारे काम होने लगे। भाई किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए क्या किया गया? क्रॉप इंश्योरेंस, फसल का बीमा। फसल खराब हो जाएगी तो बीमा कंपनी इसको भुगतेगी, किसान क्यों भुगते? पहले किसानों की फसल टिड्डी दल खा जाते थे, वो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर की तरह डर करते आते और सारे पत्ते खा जाते। टिड्डे सुने? टिड्डे
नहीं सुने? टिड्डे आते थे, बड़े फैल जाते थे पूरे हरियाणा के इधर, टिड्डी दल बड़े लेवल पे, और झुंड के झुंड आते, पूरा आसमान भर जाता। और फिर जिस भी खेत पे, जिस भी एग्रीकल्चर फील्ड पे वो बैठ गए, सफा चट सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा पिछले कुछ दिनों में हुआ था। तो वो टिड्डी दल आते, तो उनसे बचाव करने के लिए कुछ किया गया, भाई फसल खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार है इस बात का? तो फिर क्रॉप इंश्योरेंस। और अगर फार्मर एग्रीकल्चर करते हुए कोई मशीन से एक्सीडेंट हो जाए तो फार्मर का भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की गई। तो इससे क्या है, किसान सेफ रहने लगा, PIS की वजह से किसान सेफ होने लगा, और क्रॉप इंश्योरेंस की वजह से सेफ होने लगा, तो फायदा मिलने लगा। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट देखिए इसमें, नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट में ग्रामीण बैंक, हेल्प के लिए, किसानों की हेल्प के लिए ग्रामीण बैंक बनाए गए। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, बैंक्स तैयार किए गए, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा जो है, ओके, इसके अलावा आप देखोगे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, और फिर इसके अलावा जो है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ये तैयार किया गया, कार्ड्स तैयार किए गए। किसानों को बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे उनके चंगुल से बचाने के लिए ये सब किया गया। पहले गांवों में होते थे, किसानों के पास खुद का पैसा तो होता नहीं था, फिर वो किसी बड़े मनी लेंडर के पास में या किसी बड़े व्यापारी के पास में जाते, गांव के बड़े साहूकार के पास जाते, और फिर वहां हाथ जोड़ते, भाई साहूकार जी पैसे दो जी, किसान जो है हमें एग्रीकल्चर करनी है और पैसे नहीं है हमारे पास तो। और वो बड़े नखरे दिखाता, और नखरे दिखाने के बाद वो किसान को, बेचारे को पैसे देता। तो बड़ी दिक्कतें थी किसान के पास, छोटे किसान के पास पैसे होते ही नहीं थे, और वो अपनी जमीन गिरवी रख देता था, अंगूठा लगा के, ऐसे पूरा जमीन गिरवी रखवा दी जाती थी। फिर उसके बाद में, और फिर कभी कभी तो बैल भी गिरवी रख देते थे, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के पैसे देगा नहीं। अब किसानों को इस चीज से, और जब फसल तैयार हो जाती तो वहीं बड़े जमीन, वो जो बड़े मनी लैंडर्स थे, बड़े साहूकार थे, वो उनको टॉर्चर करते। कई बार तो सिक्योरिटी, यानी कि जो जमीन के कागजात जो एक जमींदार ने उस महाजन के पास रखे हैं, उस जमीन के पेपर ही गायब हो जाते। वो कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, बेचारा किसान आखिरी में आत्महत्या करता। बड़ी बुरी हालात थी भाई। मुंशी प्रेमचंद की 400 से भी 300 से भी ज्यादा कहानी है, जिसमें यह दिखाया गया कि किस तरह से इंडिया के किसानों की, इंडिया के फार्मर्स की जो दुर्गति हुई है। 2 बैलों की आत्मकथा, भूदान, कायाकल्प, सेवा सदन, 2 बैलों की आत्मकथा, ये बहुत सारी कहानियां हैं। किसानों की बुरी हालात होती थी, और फिर किसान क्या करते, जब जमीन सही चली जाए तो डकैत बन जाते, फिर वो फिर किसी जमींदार की तिजोरी लूटते, डाकू बनते। फिर वो क्या करते, भाई उनकी कागज चले गए। और जब पैसे लेने के टाइम में, जब वो बड़े महाजन का, बड़े साहूकार का जो मुंशी होता था, उसके नखरे देखो क्या जबरदस्त नखरे। वो चश्मा लगा लेता यहां पर ऐसे, और वो बही लिखता, लोग गलत पैसे लिखता, वो मुंशी गलत लिखता, जो भी है, कलम की कलम वो साफ कर देता। और फिर वो जब वो आता बेचारा पैसे लौटाने के लिए, या फिर धमकाते उसको, और फिर वो उनकी वर्डिंग वो चुपते थे, ऐसे चश्मा रख लेते यहां पे, और भाया मारो पीछो दे दे, भाया मारो पीछो कर देगो। बड़े तंग करते थे, बहुत दुखी करते थे ये। अब इनसे पीछे से कैसे छुड़वाया जाए, इन जमींदारों से, महाजनों से पीछे कैसे छुड़वाए? ये है ना ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। किसानों को कार्ड बना के दे दिए गए उनकी जमीन की वैल्यूएशन के हिसाब से, कि आपके पास कितनी जमीन है, उस जमीन का 80%, 20%, 50%, उसी हिसाब से उनको लोन मिल जाता है हर साल रिन्यू हो जाता है, हर साल। ये देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो हर साल रिन्यू हो जाता है, और रिन्यू होने के बाद किसान जब चाहे बीज खरीद सकता है, जब चाहे वो फर्टिलाइजर खरीद सकता है, जब चाहे वो हर तरह की फैसिलिटी, जो भी चाहे मशीन खरीदने चाहे वो खरीद सकता है। साल भर में जो भी खर्चा हुआ, लास्ट में वो जब क्रॉप उसकी बिक जाएगी तो वो बैंक का पैसा लौटा दो। भाई साल के एंड में क्रॉप बिकेगी तो जितना किसान क्रेडिट कार्ड से उसने पैसा निकाला था एटीएम से या बैंक से, वो उसमें डाल दो।
ब्याज बहुत कम, इंटरेस्ट बहुत ही कम, ना के बराबर। और वो जो महाजनों ने जो हेराफेरी की उससे बच गए, फायदा तो हुआ। ठीक है, बहुत सारे गांवों में ये किया गया। बांग्लादेश का तो जबरदस्त उदाहरण है, मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वर्ल्ड ग्लोबल पीस अवार्ड मिला था 2006 में। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक को बांग्लादेश बनाने के लिए ग्लोबल पीस अवार्ड मिला था। कहते हैं कि बहुत सारे पब्लिक उसमें जुड़ गई थी, 81,000 से ज्यादा तो किसान उस बैंक में जुड़े हुए थे। हमारे इंडिया में भी है, बहुत सारे ग्रामीण बैंकों में किसान जुड़े हुए थे। ओके, तो ये सब चीजें हुई है कुछ। ठीक है, कुछ जो है ओके, कुछ पॉइंट्स और हैं वो डिस्कस कर लेता हूं, जो कि मेन पॉइंट है इसके, फिर ये लेसन एंड है। ओके, तो देखिए इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा, ठीक है, स्पेशल वेदर बुलेटिन बनाए गए हैं किसानों के लिए। नंबर 5 पॉइंट में देखिए, स्पेशल वेदर बुलेटिन, स्पेशल वेदर बुलेटिन। ठीक है, ये देखिए स्पेशल वेदर बुलेटिन बनाए गए हैं ताकि किसानों को मौसम की जानकारी, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग होता रहे और फसल, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग होता रहे और फसल को सही टाइम पे बो पाए। वेदर फोरकास्टिंग, स्पेशल वेदर बुलेटिन बताते रहते हैं कि भाई कौन सा मौसम सही है, कैसा मौसम खराब और बारिश कब आएगी, वो सब बताते रहते हैं। तो किसान इसके अकॉर्डिंग सही टाइम पे फसल बोते हैं और सही टाइम पे हार्वेस्ट करते हैं, तो नुकसान नहीं होता है कि नहीं। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है, रेडियो टीवी पर, ठीक है, रेडियो टीवी पर एग्रीकल्चर प्रोग्राम आते रहते हैं। रेडियो और टीवी पर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम आते रहते हैं किसानों को एजुकेट करने के लिए। प्रोग्राम आते रहते हैं किसानों को एजुकेट करने के लिए, प्रोग्राम आते रहते हैं। और साथ में एमएसपी सेट कर दिया जाता है। ये देखिए, साथ में फार्मर्स के लिए एमएसपी, ये देखो एमएसपी डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, आईसीएआर बनाई गई है। एमएसपी सेट कर दिया जाता है भाई, ठीक है, एमएसपी सेट कर दिया जाता है, इससे काफी फायदा पहुंचता है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की किसान फसल उगाएगा तो उसको गवर्नमेंट रेट पे हम खरीदेंगे और किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। मार्केट में जाके उनको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है और वो गवर्नमेंट रेट पे हमें फसल बेच पाएंगे, ताकि जो बनिए वगैरह होते हैं जो मार्केट में बैठे होते हैं वो उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। तो एमएसपी सेट हो जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फसल उगाने से पहले ही किसानों को बता दी जाती है तो फायदा होता है। ओके, एक आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं ताकि किसानों को नॉलेज दी जा सके और एग्रीकल्चर पे बड़े बड़े रिसर्च वर्क हो सके। अगर रिसर्च वर्क के थ्रू काम होता है तो डेफिनेटली बढ़िया काम होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये देखिए रिसर्च। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म किए जाते हैं और वेटरनरी सर्विस भी किसानों को दी जाती है। एक पॉइंट और देख लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद वेटरनरी सर्विस दी जाती है, गांव सर्विसेज दी जाती है। मतलब किसानों को अच्छे पशु पालते हैं, वो सभी पशु पालते हैं किसान तो ज्यादातर, ठीक है, और उनकी पशुओं की देखरेख करने के लिए पशु अस्पताल बनाए जाते हैं, वेटरनरी सर्विस उनको दी जाती है गांव-गांव, तो बढ़िया काम हो जाता है। और फिर साथ ही साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, रूरल बिल्डिंग बनाई जाती है। किसानों की अनाज खरीदकर उनको जो है बफर स्टॉक में रखने के लिए एफसीआई डिपार्टमेंट आगे आता है सामने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई डिपार्टमेंट किसानों के लिए बफर स्टॉक तैयार करती है, उनके सही दाम में वो एग्रीकल्चर उनका यानी कि जो प्रोड्यूस होता है जो वो खरीदती है फसल। तो आई थिंक बहुत आसान चैप्टर था, बहुत बढ़िया चैप्टर था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी समझ आ गए होंगे। फर्स्ट लैंड रिफॉर्म, चकबंदी की जाएगी। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो बड़े लेवल पे 1960 और 70 में आया। थर्ड क्रॉप इंश्योरेंस, किसानों का भी और फसल का भी, पीआईएस। ओके, साथ में ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ ही फिर वेदर बुलेटिन बनाए जाते हैं और आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च और
एमएसपी यानी कि किसानों के लिए पहले ही फिक्स रेट तैयार है, बार्गेनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट, रेडियो टीवी पर उनको एग्रीकल्चर प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और उनको एजुकेटेड किया जाता है ताकि वो बढ़िया से एग्रीकल्चर कर सके। और लास्ट, वेटनरी सर्विस यानी कि पशु अस्पताल वेटनरी सर्विस की जाती है। ठीक है, तो ये लेसन बहुत आसान था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, आई थिंक आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, सब बहुत आसान था। ओके, बाय, थैंक यू।